बहुत ही सुंदर कहानी है और जो कहानी का जो मॉरल है वो भी बहुत अच्छा है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टू फ्रॉग्स इन द मिल्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक और ये एक से अधिक मेंढक हैं, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है फ्रॉग्स। टू फ्रॉग्स मतलब कि दो मेंढक इन द मिल्क, दूध में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? टू फ्रॉग्स इन द मिल्क मतलब दूध में दो मेंढक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस एक बार, देयर वर टू फ्रॉग्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखनी है। यदि कोई ऐसा वाक्य है सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का जिसकी शुरुआत देयर से होगी, तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि देयर का वहाँ पर कोई भी अलग से मतलब नहीं होगा। जब वाक्य को हम बनाना चाहते हैं और वहाँ पर कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं होता है तो देयर का प्रयोग किया जाता है वाक्य को बनाने के लिए, लेकिन उसका वहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वर टू फ्रॉग्स मतलब दो मेंढक थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस देयर वर टू फ्रॉग्स मतलब एक बार दो मेंढक थे। वन फ्रॉग वॉज फैट एंड द अदर वॉज स्किनी। तो दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और जो ये फैट है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मोटा, और जो स्किनी है ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पतला दुबला। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन फ्रॉग वॉज फैट मतलब एक मेंढक मोटा था, एंड द अदर और जो दूसरा था वॉज स्किनी वो पतला दुबला था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन फ्रॉग वॉज फैट एंड द अदर वॉज स्किनी मतलब एक मेंढक मोटा था और जो दूसरा था वो पतला दुबला था। वन डे एक दिन, वाइल सर्चिंग फॉर फूड दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। क्या मतलब हुआ? वन डे मतलब कि एक दिन, वाइल का मतलब होता है दौरान, और सर्च करने का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ की तलाश करना। वाइल सर्चिंग फॉर फूड मतलब खाना तलाश करने के दौरान। दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क। दोस्तों दे का प्रयोग किया जाता है जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। FALL फॉल का मतलब होता है गिरना, वो फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म है FELL। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो है FALLEN फॉलन, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो क्या मतलब हुआ? दे फेल वह गिर गए, इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क मतलब एक दूध के बर्तन में गिर गए। पॉट ऑफ मिल्क मतलब दूध के एक बर्तन में गिर गए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे वाइल सर्चिंग फॉर फूड दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क मतलब एक दिन खाना तलाशने के दौरान दे फेल इनटू अ पॉट ऑफ मिल्क मतलब वे दूध के बर्तन में गिर गए। चलिए आगे देखिए। दे कुड नॉट गेट आउट एज द साइड्स वर टू स्लिपरी। दोस्तों इस वाक्य में कुड का प्रयोग किया गया और ये नेगेटिव वाक्य है कुड नॉट। यहाँ शॉर्ट में लिखा है कुडंट, इसका मतलब है कुड नॉट। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जिस वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए जैसे शब्द आते हो तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए। जब आप कोई जैसे मान लीजिए आप वाक्य बनाते हैं
वह नहीं दौड़ सका। तो जो इसका लास्ट के जो वर्ड है सका, वो उसकी टेल पर सका शब्द आ रहा है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? ही कुड नॉट रन। तो सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पर कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है यदि वाक्य नेगेटिव है, और यदि वो अफर्मेटिव है तो वहाँ पर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो ये फिलहाल नेगेटिव है जिसका यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है। और गेट आउट का मतलब होता है बाहर आना। तो क्या मतलब हुआ? दे कुड नॉट गेट आउट, मतलब वे बाहर नहीं आ सके। एज जैसे कि द साइड्स वर टू स्लिपरी, जो साइड्स मतलब जो किनारे थे, और स्लिपरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फिसलन भरे। जो किनारे थे वर टू स्लिपरी, वो बहुत अधिक फिसलन भरे थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि दे का मतलब होता है एक से अधिक लोग, वे या वे लोग, तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। दे कुड नॉट गेट आउट मतलब वे बाहर नहीं आ सके। एज द साइड्स वर टू स्लिपरी, जैसे कि जो किनारे थे वो बहुत ज़्यादा फिसलन भरे थे। सो इसलिए दे वर जस्ट स्विमिंग। और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, जब वाक्य में वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। स्विम का मतलब तैरना, और ये फोर्थ फॉर्म है स्विमिंग। तो जब वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म आएगी तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? सो इसलिए दे वर जस्ट स्विमिंग, सो इसलिए सिर्फ वो तैर रहे थे। चलिए आगे देखिए। द फैट फ्रॉग सैड टू द स्किनी फ्रॉग। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द फैट फ्रॉग सैड टू द स्किनी फ्रॉग मतलब मोटे मेंढक ने पतले मेंढक से कहा, ब्रदर भाई, ब्रदर फ्रॉग मतलब भाई, मेंढक भाई, देर इज़ नो यूज़ पैडलिंग एनी लॉन्गर। क्या मतलब हुआ? देर इज़ नो यूज़ मतलब कोई भी यूज़ नहीं है, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है। पैडलिंग एनी लॉन्गर, पैडल का मतलब होता है पैर चलाते रहना, मतलब और ज़्यादा पैर चलाते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन। और दोस्तों ड्राउन का मतलब होता है डूबना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पर दो वर्ब को लेके वाक्य को बनाया गया है, गोइंग के बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाता है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन, बस हम अब वी आर जस्ट गोइंग टू ड्राउन मतलब हम डूबने जा रहे हैं। सो वी माइट एज वेल गिव अप, तो इसलिए हमें गिव अप कर देना, हमें शायद हम गिव अप कर दें। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। द स्किनी फ्रॉग रिप्लाइड, ये जो स्किनी फ्रॉग था मतलब जो पतला दुबला मेंढक था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, होल्ड ऑन मतलब कि रुको, कीप पैडलिंग, कीप पैडलिंग मतलब कि पैडलिंग करते रहो, पैर चलाते रहो, समबडी विल श्योरली गेट अस आउट। और दोस्तों यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, तो जब वाक्य के अंदर विल का प्रयोग किया जाता है साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह का जो वाक्य है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहलाता है। तो क्या मतलब हुआ? समबडी विल श्योरली गेट अस आउट मतलब कोई हमें अब मतलब श्योरली मतलब कि निश्चित रूप से या ज़रूर बाहर निकालेगा। एंड दे कंटिन्यूड पैडलिंग फॉर आवर्स, और कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना। एंड दे कंटिन्यूड और उन्होंने जारी रखा, पैडलिंग फॉर आवर्स मतलब पैडलिंग करना, पैर चलाते रहना, कई घंटों तक उन्होंने जारी रखा। आगे देखिए। आफ्टर ए वाइल मतलब कि कुछ देर के बाद, द फैट फ्रॉग सैड, जो फैट फ्रॉग था मोटा जो मेंढक था, उसने कहा, ब्रदर फ्रॉग मतलब कि मेंढक भाई, देर इज़ नो यूज़ मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं है, आई एम बिकमिंग वेरी। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। इस चित्र में ये जो दूध का जो बर्तन है, दूध है, और यहाँ पर ये दोनों मेंढक इसमें गिरे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की। चलिए आगे देखिए। आई एम बिकमिंग वेरी टायर्ड नाउ, तो उसने क्या कहा? मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग मतलब मैं अब बस रोकने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग मतलब मैं पैर चलाना रोकने जा रहा हूँ। एंड ड्राउन और डूबने जा रहा हूँ। तो उसने क्या कहा कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप पैडलिंग एंड ड्राउन, अब मैं मतलब कि पैडलिंग करना छोड़ रहा हूँ या रोक रहा हूँ और डूबने जा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। देर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर, क्या मतलब वो देर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ से निकलने का कोई भी संभावित रास्ता नहीं है। पॉसिबल मतलब संभावित, उसने क्या कहा? देर इज़ नो पॉसिबल वे आउट ऑफ हेयर मतलब यहाँ से बाहर का कोई भी संभावित रास्ता नहीं है।
एंड नो वन इज कमिंग टू हेल्प अस। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, तो उसने क्या कहा, एंड नो वन इज कमिंग टू हेल्प अस टू, और टू का मतलब भी, एंड नो वन इज कमिंग टू हेल्प अस टू, और कोई भी हमें हमारी मदद करने नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए। बट द स्किनी फ्रॉग सेड, लेकिन जो स्किनी मतलब जो पतला मेंढक था उसने कहा, कीप ट्राइंग मतलब कि कोशिश करते रहो, कीप पैडलिंग और पैर चलाते रहो, मतलब पैडलिंग करते रहो, पैर चलाते रहो। समथिंग विल हैपन, समथिंग विल हैपन मतलब कुछ होगा। कीप पैडलिंग मतलब पैर चलाते रहो। चलिए आगे देखिए। अनदर कपल ऑफ आवर्स पास्ट, क्या मतलब हुआ, अनदर कपल ऑफ आवर्स पास्ट मतलब कि कुछ और घंटे बीत गए। द फैट फ्रॉग सेट, जो मोटा मेंढक था उसने कहा, आई कांट गो ऑन, आई कांट गो ऑन मतलब आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर। कांट गो ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का जारी ना रख पाना, तो उसने क्या कहा, आई कैन नॉट, या इसको शॉर्ट में पढ़ सकते हैं आई कांट गो ऑन एनी लॉन्गर, मतलब मैं इस चीज़ को अब और ज़्यादा जारी नहीं रख सकता। देर इज़ नो सेंस इन डूइंग इट बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनीवे, क्या मतलब है, देर इज़ नो सेंस मतलब, देर इज़ नो सेंस मतलब इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, इस चीज़ का कोई भी मतलब कि फ़ायदा नहीं है, कह सकते हैं इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं अर्थ नहीं है इन डूइंग इट, इसको करने का। बिकॉज क्योंकि वी आर गोइंग टू ड्राउन एनीवे, हम मतलब कि हम वैसे भी डूबने जा रहे हैं। तो उसने क्या कहा कि आई कांट गो एनी लॉन्गर मतलब मैं इस चीज़ को अब और ज़्यादा जारी नहीं रख सकता। देर इज़ नो सेंस इन डूइंग इट मतलब इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है इन डूइंग इट, इसको करने में। क्योंकि बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्राउन एनीवे मतलब कि हम वैसे भी हम डूबने जा रहे हैं। आगे देखिए। व्हाट इज़ द यूज़ मतलब इस चीज़ का क्या क्या यूज़ है, इस चीज़ का क्या इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है। एंड द फैट फ्रॉग स्टॉप्ड, और ये जो मोटा फ्रॉग था, मेंढक था, स्टॉप्ड वो रुक गया। ही गेव अप एंड ड्राउंड इन द मिल्क, और दोस्तों ये गिव अप की सेकंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही गेव अप मतलब वह हार गया, उसने हार मान ली। एंड ड्राउंड इन द मिल्क, और वो दूध में डूब गया। चलिए आगे देखिए। बट द स्किनी फ्रॉग कैप्ट ऑन पैडलिंग, क्या मतलब हुआ, बट लेकिन द स्किनी फ्रॉग वो जो पतला फ्रॉग था, मेंढक था, कैप्ट ऑन पैडलिंग वो पैर चलाता रहा, पैडलिंग करता रहा। 10 मिनट्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, 10 मिनट्स लेटर मतलब कि 10 मिनट बाद, द स्किनी फ्रॉग फेल्ट समथिंग सॉलिड बीनीथ हिज फीट, क्या मतलब हुआ, इसको यहाँ से देख लेते हैं। 10 मिनट्स लेटर मतलब कि 10 मिनट के बाद द स्किनी फ्रॉग फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, फील का मतलब होता है महसूस करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द स्किनी फ्रॉग फेल्ट मतलब जो पतला मेंढक था उसने महसूस किया, समथिंग कुछ महसूस किया, सॉलिड, सॉलिड मतलब कुछ ठोस उसने महसूस किया, बीनीथ हिज फीट, बीनीथ का मतलब नीचे, बीनीथ हिज फीट अपने पैरों के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि 10 मिनट के बाद जो स्किनी फ्रॉग था, जो पतला दुबला मेंढक था, उसने अपने पैरों के नीचे कुछ मतलब कि सॉलिड, या सॉलिड का मतलब हुआ कुछ ठोस उसने महसूस किया। ही हैड चर्नड द मिल्क इनटू बटर, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब किसी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और चर्न का मतलब होता है कि चीज़ का मंथन करना, और ये थर्ड फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म भी, और यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही हैड चर्नड द मिल्क इनटू बटर मतलब उसने दूध को मथ दिया था, और मथ के क्या करा था, इनटू बटर, और उसको बटर में चेंज कर दिया था, मतलब मक्खन में उसको उसने बदल दिया था। ही ईजिली हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, और हॉप का मतलब होता है फुदकना। ही ईजिली हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, और वो बहुत ही आसानी से छलांग मार के, या कह सकते हैं फुदक कर, हॉप्ड आउट ऑफ द पॉट, उस बर्तन से बाहर आ गया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। कहानी का क्या मॉरल है। नेवर गिव अप होप, गिव अप का मतलब होता है हार मारना, और होप का मतलब उम्मीद या फिर आशा। नेवर गिव अप होप मतलब कभी भी आशा, नेवर गिव अप होप मतलब कभी भी आशा मत छोड़िए।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे संदेश के साथ। जैसा हमने देखा कि इसके अंदर जो दो मेंढक थे, जो पहला जो एक मोटा जो मेंढक था वो शायद अपनी उम्मीद को हार गया था, जिसकी वजह से वो डूब गया। लेकिन जो दूसरा मेंढक था वो बहुत ज़्यादा होपफुल था, बहुत ज़्यादा आशावादी था, और उसे ये उम्मीद थी कि यदि वो मेहनत करता रहेगा और वो तो शायद वो अपने अपने जीवन को बचा पाएगा। और वैसा ही हुआ कि जब वो मेहनत करता रहा तो उसके मेहनत करने से वो जो दूध था मंथन की वजह से वो बटर हो गया, और वो जिसकी वजह से वो आराम से बाहर आ गया। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि कई बार जब हम सफलता के बहुत ही नज़दीक होते हैं तब हम कई बार शायद संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और हमें हमेशा ही मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मेहनत करते रहेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही प्यारे संदेश के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।